हे गाइस, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर ग्रेविटेशन। ठीक है जी। आपने इस चैप्टर के बारे में पहले भी सुना होगा कि दिस इज बेसिकली अ चैप्टर विच डील्स विद अ काइंड ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशन जो है हमारी एक टाइप ऑफ फोर्स होती है। हमने जो पहले चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें हमने पढ़ा है कि हमारा जो फोर्स होता है ये कॉज है किसी मूविंग बॉडी को रेस्ट पे लाने के लिए, और कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसको मोशन में लेके आने के लिए। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट द ग्रेविटेशन, राइट। कैसे ये डिस्कवर हुआ, क्या ये होता है। बेसिकली ये एक तरह की फोर्स होती है जो हमारे पूरे यूनिवर्स में एक्ट कर रही होती है। क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, किन चीजों पे बेस्ड है, कैसे इस फोर्स को कैलकुलेट किया जाएगा, ये सारी चीजें आपको आज इस चैप्टर में कराई जाएंगी। ठीक है। सो लेट अस सैल्यूट टू द पर्सन सर आइजैक न्यूटन। ही वाज द पर्सन हु डिस्कवर्ड दिस फोर्स। मतलब हम सबका ध्यान तो जाता है बट हम इस चीज को ज्यादा बॉदर नहीं करते, बट ही वॉज द पर्सन जिन्होंने इस चीज को बॉदर किया। आपको पता ही होगा, आपने स्टोरी सुनी ही होगी कि ही वॉज सिटिंग इन अ पार्क और वहां पर इन्होंने क्या देखा कि एक ट्री था, उससे एप्पल टूटा और वो नीचे गिरा, राइट। सो ये चीज हम डेली लाइफ में देखते आते हैं। किसी ने ग्रेविटेशन के बारे में नहीं भी सुना होगा, स्टिल उसने चीज को ऑब्जर्व किया होगा। हमने कोई सामान टेबल पे रखा हुआ है, वो गिरता है तो वो कहां गिरेगा? टूवर्ड्स द ग्राउंड जाएगा, टूवर्ड्स द अर्थ फॉल होगा। हम जंप लेते हैं, जंप लेने के बाद एक हाइट पे रीच करने के बाद हम ऊपर नहीं जाते, हम दोबारा कहां पे आते हैं? नीचे आते हैं। सो इन सभी चीजों में जो कॉमन है वो क्या है? किसी भी बॉडी का किसी हाइट से नीचे की तरफ फॉल होना। सो ही वॉज द पर्सन, इनको सलाम, जिन्होंने इस चीज को क्या किया? ऑब्जर्व किया, डिस्कवर किया, और ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट हमारा जो है हम सबके सामने आया। सो इनकी स्टोरी भी आपने सुनी होगी कि ही वॉज सिटिंग इन अ पार्क और आपका एप्पल जो है वो टूटता है ट्री से और वो नीचे की तरफ फॉल होता है। एंड इन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि ये फॉल हुआ और ये नीचे की तरफ आया, डिटैच हुआ और नीचे की तरफ आया, रादर देन गोइंग इन द स्काई। सो दिस कॉन्सेप्ट लेड टू द होल चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है। नाउ अब ग्रेविटेशन का हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, हमें ऐसा लग सकता है कि चलो ठीक है भाई, चीजें टूट रही हैं, गिर रही हैं, नीचे गिर रही हैं, तो इससे हमें क्या फायदा हो रहा है, राइट। हमें इसके बहुत फायदे हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग, मतलब इन अवर डेली लाइफ हमें कहां एक्सपीरियंस करने को मिलता है? कोई भी ऑब्जेक्ट गिरेगा तो वो नीचे गिरेगा, है ना। किसी हाइट पे होगा, अगर वहां से फॉल करता है तो नीचे गिरता है, राइट। आपकी रेनफॉल होती है, रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम। फिर आपका जो वाटर होता है वो रिवर्स में या स्ट्रीम्स में जब वो फ्लो करता है तो वो टॉप टू बॉटम आता है, दिस इज ड्यू टू ग्रेविटेशन, राइट। हमारा जो एटमॉस्फेयर, आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, नाउ दे आर 8, और इसमें सिर्फ अर्थ है जहां पे एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ पॉसिबल है। एंड द बेसिक कॉज, द बेसिक रीजन, और वी कैन से द बिगेस्ट रीजन फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस ऑन अर्थ या ऑल द लाइफ फॉर्म्स, ये किस वजह से है? एटमॉस्फेयर की वजह से है। तो एटमॉस्फेयर को जो फोर्स बांधे रख रही है, या जो चीज या जो एक इमेजिनरी फोर्स है जो अर्थ एक्सर्ट कर रही है, वो कौन सी है? ग्रेविटेशन है। सो दिस इज हाउ ग्रेविटेशन इज इंपॉर्टेंट। और आप और हम इजीली खड़े हो पा रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, हम चल पा रहे हैं, ये भी किसकी वजह से है? ग्रेविटेशन की वजह से। आप लोगों ने वीडियोस वगैरह देखी होंगी कि जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स मून पे जाते हैं तो दे टेक वेरी वेरी लॉन्ग जंप्स। तो वहां पर क्या है? जो मून है वो जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो भी ग्रेविटेशन है, बट वो बहुत कम है। तो देखो वहां पर क्या होता है, आप थोड़ा सा स्टेप लेते हो, आप बहुत लंबा जंप कर जाते हो। सो बेसिकली हम इतनी इजीनेस से अर्थ पे चल पा रहे हैं, तो उसके पीछे जो बेसिक रीजन है या जो बेसिक कॉजिंग फोर्स है वो कौन सी है? ग्रेविटेशन है। सो दिस इज हाउ ग्रेविटेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब आगे जाके इस हम चैप्टर में सीखेंगे कि इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। पहले तो हमारे लिए ये चीज, इस पे हमारा भरोसा होना, ट्रस्ट होना कि ये एग्जिस्ट करती है, ये बहुत जरूरी है। तो एग्जिस्ट कर रही है, आपके सामने है ना। आपने मोशन चैप्टर तो पढ़ा है, उसमें आपको पता है कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो उसको मोशन में लेके आने के लिए फोर्स तो लगेगी। अब ऐसे ही एक एप्पल एक ट्री पे लगा हुआ है, वो वहां से टूटता है, तो टूटने के बाद वो गिरता है, तो अगर वो गिर रहा है मतलब वो रेस्ट से किस में आ गया? मोशन में आ गया। तो उसके पीछे क्या है? एक फोर्स है, एक इनविजिबल फोर्स है। फोर्सेस की कैटेगरीज भी होती हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। लेट मी टेल यू, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब अगर किसी को नहीं इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता है तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं। लेट सपोज कीजिए मुझे किसी को पुश करना है या मुझे किसी को पुल करना है, तो देयर मस्ट बी अ कॉन्टैक्ट बिटवीन मी एंड द ऑब्जेक्ट, है ना।
अगर मुझे किसी को रोप से, लेट सपोज करो मेरे पास एक बॉक्स है और मैं उस बॉक्स को एक रोप से टाई कर देता हूं और फिर इसको पुल करने की कोशिश करता हूं, तो बिटवीन मी एंड द बॉक्स देयर इज अ कॉन्टैक्ट, और वो कॉन्टैक्ट किसके थ्रू है? रोप के थ्रू है। बट ग्रेविटेशन के केस में जब एप्पल टूटता है और वो नीचे गिरता है, तो डू यू सी एनी स्ट्रिंग अटैच्ड? नो, बट स्टिल इट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। सो ग्रेविटेशन फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है जी, चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हमारा जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमें ये तो समझ में आ गया कि हाँ देयर इज एन इनविजिबल फोर्स दैट इज एक्टिंग इन द यूनिवर्स। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सर आइजैक न्यूटन ने ही हमें बताया कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक यूनिवर्सल फोर्स है। एंड व्हाट डू वी मीन बाय दिस? यूनिवर्सल फोर्स का मतलब क्या होता है? ये पूरे यूनिवर्स में एक्ट कर रही है। हमारे यूनिवर्स में जहां तक हमारी सोच जाती है, जिन चीजों को हम इमेजिन करते हैं, देखते हैं, स्टार्स हो गए जो बहुत दूर है हमसे, तो जो भी हमारा यूनिवर्स है ये एक यूनिवर्सल फोर्स है। मतलब ये पूरे यूनिवर्स में क्या करती है? एक्ट करती है। अब आपको फोर्स के बारे में पता लग गया। फोर्स का आपके पास फॉर्मूला भी होना चाहिए, राइट? जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला है वो क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। बट फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स वी हैव अ फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले को हमने डिराइव कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमने एक लॉ बनाया, उस लॉ के चलते हमने फॉर्मूले को क्या किया? डिड्यूस किया। नाउ व्हाट इज द लॉ? द लॉ इज कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के। अब जाहिर सी बात है, कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी को पुल कर रही है तो देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू बॉडीज, एटलीस्ट दो बॉडीज होनी चाहिए सो दैट वी कुड एक्सपीरियंस द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगी ये प्रोपोर्शनल होगी किसके? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के। आई होप आपको प्रोपोर्शनलिटी का मतलब पता होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अगर नहीं भी पता है तो आई विल हेल्प यू। लेट सपोज कीजिए आप कहीं जॉब करते हैं, राइट? और आपकी सैलरी जो है वो बढ़ जाती है, तो जाहिर सी बात है ह्यूमन नेचर है, व्हेन वी गेट मोर मनी वी स्पेंड मोर मनी। तो एक्सपेंडिचर और इनकम आपस में क्या होते हैं? जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आपको ज्यादा पैसा मिलता है, आप ज्यादा पैसा खर्चते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के बढ़ने से अगर साइमल्टेनियसली दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में भी राइज आता है तो दिस रिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेम गोज फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अगर दो बॉडीज हैं, उन दो बॉडीज के मासेस ज्यादा होंगे तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर दो बॉडीज हैं, उनके मासेस कम है, वो छोटी बॉडीज हैं, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी। एंड दिस इज द बेसिक रीजन कि अगर मैं बैठा हूं और अगर मेरे सामने कोई और इंसान बैठा है, तो मैंने कहा कि यूनिवर्सल फोर्स है, मतलब हमारे बीच में भी क्या हो रहा है? एक अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल पुल है, बट वी आर नॉट फीलिंग इट। तो हम फील क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज हमारी बॉडी के मासेस क्या है? कम है। कब ये फील होगी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो हमारी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ दी मासेस, दोनों के मासेस को मल्टीप्लाई करना है। देन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड स्क्वायर, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। देखिए, लेट सपोज कीजिए हम स्पीड का एग्जांपल लेते हैं, स्पीड और टाइम का। मेरे पास दो लोकेशंस हैं। लेट सपोज कीजिए आप दिल्ली टू बॉम्बे की बात करते हैं, तो दिल्ली टू बॉम्बे के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है? लेट सपोज कीजिए वो 1000 किलोमीटर है। तो अगर आप कोई लेट सपोज कीजिए आप बाय कार जा रहे हैं, एक कार का एग्जांपल लेंगे, एरोप्लेन का एग्जांपल लेंगे। एरोप्लेन जो है उसकी स्पीड क्या होती है? ज्यादा। सो द टाइम टेकन विल बी लेस। एंड इफ आई टॉक अबाउट कार, कार की स्पीड क्या होती है? कम। सो द टाइम टेकन विल बी मोर। तो इनमें दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, एक तो स्पीड और एक टाइम। स्पीड के बढ़ने से टाइम टेकन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और स्पीड के कम होने से टाइम टेकन क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। सो दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यही चीज हो रही है किसके बीच में? फोर्स और डिस्टेंस के बीच में। जो वो दो बॉडीज होंगी, ये वो दो बॉडीज हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली है, फोर्स उसके क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मैं इन बॉडीज को दूर कर देता हूं तो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब डिस्टेंस को बढ़ाया तो फोर्स क्या होगी? कम। अगर डिस्टेंस को कम किया तो फोर्स भी क्या होगी? ज्यादा। दैट मीन्स अगर मैं और मेरा फ्रेंड बहुत क्लोजली बैठे हुए हैं तो हमारे बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा है, और अगर हम दूर बैठे हुए हैं तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? कम। राइट? यहां पर ध्यान देना है कि साथ में स्क्वायर भी है।
तो जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, अगर मैं उसको एक स्टेटमेंट में बोलूं तो वो क्या होगा? The force of gravitation between two bodies is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of distance between them. ये दोनों को मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, इक्वेशन तो नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर देता हूं तो मैं इस चीज पे पहुंचता हूं, राइट? आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ये न्यूमरेटर में आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ये डिनोमिनेटर में आ गया। नाउ दिस इज बेसिकली रिलेशन, ठीक है? ये कोई इक्वेशन नहीं है, ये रिलेशन है। नाउ टू कन्वर्ट इट इनटू एन इक्वेशन, मैंने क्या किया? एक कांस्टेंट यहां पर डाल दिया, G, कैपिटल G। इसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट? सो F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला। मतलब इस फॉर्मूले से मैं किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में जो ये यूनिवर्सल फोर्स है, ग्रेविटेशन की फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, इसकी वैल्यू क्या कर सकता हूं? कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है? इजी। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब जो मैंने कैपिटल G इंट्रोड्यूस किया, अब मैं जरा उसके बारे में आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूं। देखिए, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो प्रोपोर्शनैलिटी की रिलेशन बताता है, बट इन ऑर्डर टू गेट अ फॉर्मूला हमें उसमें G इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, एंड दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है? क्या इसकी यूनिट है, क्या इसकी वैल्यू है, अभी पता लग जाएगा। सो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल G से। यूनिट के बारे में बात की जाए, बड़ा आसान है। आपको क्या करना है? मास, दो बॉडी ले ली आपने, उन दोनों के मास आपने, या बॉडी भी छोड़ो आपको पता है कि आपका F इक्वल्स टू, मैंने बोला G m1 इंटू m2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब डिस्टेंस किस में होता है? मीटर्स में। मासेस की ऐसा यूनिट क्या है? kg। तो यहां से, और फोर्स की क्या है? न्यूटन। तो न्यूटन इक्वल्स टू G, दिस इज kg स्क्वायर, और अपॉन क्या हो जाएगा? दिस इज मीटर स्क्वायर, राइट? सो अगर आप G फाइंड करोगे तो मीटर स्क्वायर यहां आके इससे मल्टीप्लाई और kg स्क्वायर आपस में आके डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर द यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर टू द पावर, मतलब -2, और या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो ऐसे इसकी यूनिट पता लगती है, काफी आसान है। हालांकि इसकी डेरिवेशन बहुत ही रेयर आती है, बट स्टिल इस पे 1 मार्क क्वेश्चन MCQ बन जाता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट कैसे होती है। तो मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है इसको, आप इसको डिराइव कर सकते हो, इजी सा डेरिवेशन है, राइट? आपको फोर्स को न्यूटन में, kg इंटू kg स्क्वायर, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, उनकी शफलिंग कीजिए, शिफ्टिंग कीजिए, आपके पास यूनिट आ जाएगी किसकी? कैपिटल G की। नाउ कमिंग टू इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू द बुक्स इज 6.67 10 टू द पावर -11। नाउ देयर आर चांसेस कि आपके पास ये पूछा जा सकता है कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड कैसे की। तो वी हैव अ वेरी सिंपल वे ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू, एंड द मेथड इज, आप दो बॉडीज हैं हमारे पास, उन दोनों के मासेस को 1 kg लीजिए, ले लिया 1 kg। उन दो बॉडीज के बीच के डिस्टेंस को 1 मीटर लीजिए। इफ यू पुट ऑल द वैल्यूज हियर, आपका जो फोर्स है, जो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज, दैट विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू G, राइट? एंड इन दिस वे F इक्वल्स टू G। और इसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया था। हमने 2 गोल्ड बॉल्स ली थी और उनके बीच में एक बहुत ही पतली सी थ्रेड ली थी। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप से आपने इसको परफॉर्म किया और फिर आपको मालूम चला कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आती है? 6.67 10 टू द पावर -11, राइट? सो दिस वाज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन। अब हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं बार बार कि कोई भी दो बॉडीज हैं, ये एक यूनिवर्सल फोर्स है, कोई भी दो बॉडीज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी बाय दिस कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं और मेरा फ्रेंड आमने सामने खड़े हैं तो व्हाई आरंट वी फीलिंग द अट्रैक्शन? हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे? सो बेसिकली मैं आपको यहां पर 3 केसेस लेके दिखाऊंगा वेर यू विल कम टू नो कि ये फोर्स कब एग्जिस्ट होनी शुरू होती है। एग्जिस्ट तो ये कर रही है वैसे, बट कब ये हमें फील होनी शुरू होती है, कब हमें लगेगा कि हाँ यार ये फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो लेट्स टेक एग्जांपल। और मेरे फ्रेंड के बीच में ये फोर्स मुझे क्यों नहीं फील हो रही वो भी आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली फील होती है जब हम बहुत बड़े ह्यूज मासेस को लेते हैं, जैसे कि अर्थ एंड अस। ठीक है, अब यहां पर हो सकता है कि सर हमारा मास तो थोड़ा सा ही है,
हमारा मास हम चाहे कितने भी फैट हो जाएं, कितने भी मोटे हो जाएं, बट स्टिल हमारा मास 200, 300, 400 केजी से ऊपर तो नहीं जाएगा। हमारे लिए मास बहुत ज्यादा है, बट व्हेन आई एम कंपेयरिंग इट विद द अर्थ, मास ऑफ अर्थ, तो ये कुछ भी नहीं है, राइट? और ये कुछ भी नहीं है, इसकी वजह से जो हमारे बीच में अट्रैक्शन है, उसकी वैल्यू क्या आने वाली है फोर्स की, वो मैं आपको बताता हूं कैलकुलेट करके। सो मैंने दो बॉडीज ली है, दोनों का मास मैंने 10 केजी लिया हुआ है, दो स्मॉल बॉडीज। आप इनको 100 केजी भी ले सकते हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस डेसिमल्स इधर उधर होंगे, ठीक है? हम करके देखते हैं इसको। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फोर्स F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके। अगर आपको वो G यहां साथ में निकला हुआ अच्छा नहीं लग रहा, आप उसको न्यूमरेटर के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, मेरे पास जो दो बॉडीज होंगी उनके सेंटर्स लिए जाएंगे, और उनके सेंटर का जो डिस्टेंस होगा, उनके दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस होगा, दैट विल बी d। तो मैंने उसको 1 मीटर लिया हुआ है, सो दैट मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। आप 10 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, 10 के मल्टीपल्स लोगे तो कैलकुलेशन इजी रहेंगी। करके देखते हैं। सो F आपको फाइंड करना है, कैपिटल G की वैल्यू आपके साथ डिस्कस की गई है, एंड दैट इज 6.676 होती है। फॉर इजीनेस मैं उसको राउंड ऑफ कर रहा हूं 6.7 पे, 6.7, एंड दिस इज 10 टू द पावर -11। अब दोनों के मासेस मैंने आपको बताया 10 केजी लीजिए आप 100 केजी भी लेके देख लीजिएगा। मैं फिलहाल 10 केजी ले रहा हूं। द डिस्टेंस बिटवीन देम वाज 1 मीटर। रिमेंबर, स्क्वायर भी करना है। हम जल्दी जल्दी में ये गलती जरूर कर बैठते हैं कि हम स्क्वायर करना भूल जाते हैं, और सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर करना है। सो नेक्स्ट आपका यहां पे क्या हो जाएगा, अब यहां पे सॉल्व करने को है क्या, 10 इंटू 10 100 बना, तो उसको हम पावर्स के साथ सेटल कर सकते हैं। तो अगर मैं पावर के साथ सेटल करूं तो ये हो जाएगा 6.7 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, -11 ले लो और 10 की पावर 2 ले लो। फर्दर सॉल्व करोगे तो 6.7 इंटू 10 टू दी पावर -9 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखूं, सो सी व्हाट विल हैपन, 0.1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9 ऐसे। सो दिस न्यूटन इज द फोर्स। नाउ जस्ट इमेजिन, क्या ये फोर्स महसूस हो सकती है? आप हजार केजी के भी दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए, फिर भी क्या होगा, 2-3 डेसिमल और शिफ्ट हो जाएंगे, स्टिल ये 0.000067 रहेगी, 4 to 5 जीरो इसमें रहेंगी। तो इज इट अमाउंट ऑफ फोर्स दैट वी कैन फील? नो, अ क्लियर नो। इसीलिए हमें अपने और अपने किसी फ्रेंड के बीच में ये फोर्स महसूस नहीं होती, बट स्टिल इट एग्जिस्ट्स। द पॉइंट इज कि ये एग्जिस्ट करती है। बट यू नो, अब सॉल्व करने के बाद आपके पास न्यूमेरिकली मैंने सॉल्व करके आपको मैंने वैल्यू दी है, तो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये फोर्स जो है एक तरह से नेग्लिजिबल है, और ये एक तरह से महसूस होने लायक कब होती है, जब हम बड़ी बॉडीज लेते हैं। और बाय बिग बॉडीज आई मीन बॉडीज लाइक दी सेलेस्टियल बॉडीज, अर्थ, मून, सन, इनको लिया जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड केस हमने लिया है अर्थ का और एक स्मॉल बॉडी का। आप अच्छी तरह से जानते हैं हम लोग अर्थ के ऊपर खड़े हुए हैं, और अर्थ जो है हमें नीचे की तरफ पुल करती है टुवर्ड्स इट्स सेंटर। और मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल पुल ही है जिसकी वजह से हम लोग चल पा रहे हैं। और अगर हम किसी हाइट पे चले जाएं, वहां से हम जंप करें, तो जंप करने के बाद आप नीचे ही गिरोगे आके। तो मतलब यहां पर हमें वो फोर्स क्या हो रही है, फील हो रही है, एंड वी आर एक्सपीरियंसिंग इट इन द रियल लाइफ। ठीक है, अब एक्सपीरियंस करने लायक वो कैसे हुई है, जरा उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, मैंने इसको 10 केजी का लिया है, आप इसको 100 केजी भी ले सकते हो, नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो लेट सपोज करो हम इसे 100 केजी का चलो ले ही लेते हैं। ये हो गया मेरा 100 केजी। ठीक है, चलिए अब मेरे पास यहां पर देखिए दो बॉडीज कहा गया था आपसे, तो अब क्योंकि यहां पे अर्थ को लिया जा रहा है तो मास ऑफ क्या हो जाएगा, सेकेंड बॉडी की जगह पे अर्थ आ जाएगा। एक मास आपका मान लीजिए, और फिर आता है डिस्टेंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आपको यहां पे ड्रॉ करके दिखाता हूं। मैंने डिस्टेंस को क्या लिया हुआ है, नियरली इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ लिया हुआ है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे
तो जब भी अर्थ और अर्थ पे किसी बॉडी का कंपैरिजन हो रहा होगा, ठीक है, देखिए सेलेस्टियल बॉडी, मून, सन, उसकी बात अलग है, वहां तो डिस्टेंस लिया जाएगा। बट जब भी अर्थ या किसी ह्यूमन या किसी ऑब्जेक्ट की बात की जा रही होगी जो उसके सरफेस पे रहता है, जो उसके सरफेस पे के कांटेक्ट में है, तो वहां जब भी डिस्टेंस लिया जाएगा उसको रेडियस ऑफ अर्थ लिया जाएगा। क्यों बताता हूं मैं आपको। ये लीजिए, दिस इज अर्थ, और कोई बॉडी जो है, मान लो वो किसी बिल्डिंग पे है, लेट सपोज करो। अब अर्थ के कंपैरिजन में कोई जितनी भी टॉल बिल्डिंग हो, चाहे बुर्ज खलीफा भी हो, राइट, वो भी आपके अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटा ही है। अब यहां तक तो क्या होगा, लेट सपोज करो दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, और ये डिस्टेंस हो गया, लेट सपोज करो। मान लिया कि हम लोगों ने एक बिल्डिंग मार्वल बनाया है, एक बहुत बड़ा एक बिल्डिंग क्रिएट की है, और उसकी हाइट मान लो आपने 1 मीटर तक कर दी, मतलब 100 या 1 किलोमीटर ले लो, बढ़िया रहेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। स्टिल जब रेडियस ऑफ अर्थ को लिखा जाएगा, देखिए जरा, 6.4 है और 10 की पावर 3 है, मतलब 64 में 100 किलोमीटर लिख सकता हूं, बट किलोमीटर इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इट इज मीटर, तो जी 3 जीरो और लगा लीजिए। अब देखिए जरा ये कितना हुआ, यहां पे और यहां पे, ये अराउंड 6 मिलियन है, या 6,05,000, 6 मिलियन ले लीजिए आप इसको राउंड ऑफ। अब एक तो 6 मिलियन मीटर है और एक 1000 मीटर है, मतलब ये इसके कंपैरिजन में एक बहुत ही नेग्लिजिबल सी वैल्यू है। इट्स जस्ट लाइक कि आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और कोई आपको 1000 का नोट देता है। जब आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो क्या 1000 के नोट की वैल्यू आपके सामने कुछ होगी? नहीं होगी। इसीलिए जब भी अर्थ का किसी बॉडी के साथ ग्रेविटेशनल पुल निकाला जाता है, नॉट द सेलेस्टियल बॉडी, एनी अदर बॉडी, तो हमेशा डिस्टेंस को क्या लिया जाता है? रेडियस ऑफ अर्थ। अगर आप यहां पे डिस्टेंस को निकालते भी हैं इनके बीच में, तो वो कितना आ जाएगा? इट इज रेडियस ऑफ अर्थ प्लस अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लेते हैं? रेडियस ऑफ अर्थ लेते हैं। रिमेंबर दिस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको न्यूमेरिकल में आता है तो कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार डिस्टेंस में रेडियस ऑफ अर्थ क्यों लिया। सो दिस वाज द रीजन, राइट। आई होप नाउ इट्स वेरी वेरी क्लियर। चलिए, सो अब हम जरा कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट करनी है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड अ बॉडी। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला F इक्वल्स टू कैपिटल G, मास ऑफ दी मैं बॉडी उसको m1 ले रहा हूं, और दूसरा हो जाएगा मास ऑफ अर्थ, और अपॉन में डिस्टेंस की जगह पर क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। नाउ जब आप वैल्यूज को पुट करोगे तो दिस विल बी 6.7 10 टू द पावर -11 इनटू मास ऑफ बॉडी जो है आप ले रहे हैं दिस, आप ले रहे हैं 100 kg, राइट। चलिए, और इनटू जो मास ऑफ अर्थ है वो बहुत ह्यूज है, 10 टू द पावर 24 अपॉन, फिर से सावधानी सावधानी, अलर्ट। जब आप रेडियस ऑफ अर्थ लिखेंगे तो मैंने आपको बताया कि वो 6400 एंड 000 था, तो ऐसा करते हैं उसको हम डेसिमल्स में ही लिख लेते हैं, दैट वुड बी इजी। तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3 पहले से है, और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 10 की पावर 6 हो जाएगा। अब अलर्ट किस चीज को था? स्क्वायर। स्क्वायर करना ना भूलें, स्क्वायर करना अगर हमने भूल दिया इन केस तो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा यहां पे, जब आप इन वैल्यूज को, मतलब फॉर द इजीनेस ऑफ कैलकुलेशन मैं नंबर्स को एक साथ ले लेता हूं, 6.7 इंटू 6 और अपॉन में हो जाएगा 6.4 इंटू 6.4। अब जो ये 10 टू द पावर 3 को एक साथ ले लेते हैं, दिस इज 10 टू द पावर -11 एंड this is 10 to the power 2 and this is 10 to the power 24 upon 10 to the power, ये 6 था, 6 का भी स्क्वायर होगा तो this will be 12, राइट। अगर आप फर्दर कैलकुलेशंस करते हैं, so the value would be around 98 न्यूटन। See, this is the force। अब ये फोर्स ऐसी है जो महसूस हो सकती है, जिसको आप फील कर सकते हो। तो अ बॉडी ऑफ मास 100 kg, उसके ऊपर जो अर्थ फोर्स लगाती है वो कितनी होती है? 98 न्यूटन। आप कैलकुलेशंस को कर सकते हो इजीली, आपका आंसर जो है वो नियर अबाउट इतना ही आएगा। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि जब एक बहुत बड़ी बॉडी ली जाएगी लाइक अर्थ,
या मैं कह सकता हूं मेरी सेलेस्टियल बॉडीज, मून, सन, तब जो है ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड जो है वो आता है जिसको आप फील कर सकते हो, राइट। एंड दिस, और हमने ये भी फाइंड किया कि जब हम दो पर्संस लेते हैं उनके बीच में भी एग्जिस्ट करती है फोर्स, बट ये महसूस नहीं होती, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब हमने एग्जांपल लिया है अर्थ और मून का। ये दो बहुत ही बड़ी बड़ी और ह्यूज बॉडीज हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ठीक है। इनके बीच की फोर्स अगर आपको निकालनी है तो अब तो आपके फॉर्मूला टिप पे ही हो गया होगा, काफी इजी सा फंडा है। यहां पे आप मास ऑफ अर्थ लेंगे, मास ऑफ मून लेंगे, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा। यहां पे आप रेडियस ऑफ अर्थ नहीं ले सकते, राइट। इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो एक अच्छा अमाउंट है, 3.84 10 to the power 5 किलोमीटर, एक ह्यूज नंबर है वो। यहां पे आप रेडियस ऑफ अर्थ नहीं लोगे, बट रिमेंबर ये इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस होगा, सरफेस टू सरफेस नहीं होगा। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपका जो डिस्टेंस होता है ये कहां से कहां होता है। तो याद रखिएगा कि जो दो बॉडीज हैं उनके जो सेंटर ऑफ मास हैं, ठीक है, जो उनका सेंटर है ये उनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। सो इफ आई पुट दी वैल्यूज, दिस इज 6.67 into 10 to the power minus 11 into mass of earth is 6 into 10 to the power 24, mass of moon is 7.4 10 to the power 22 अपॉन डिस्टेंस जो उनके बीच में है मैं उसको राउंड ऑफ कर रहा हूं एंड आई एम राइटिंग 4 into 10 to the power 5 ऑलरेडी है। जब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा दिस वुड बी 10 to the power 8 एंड होल का स्क्वायर, ठीक है। आप इन वैल्यूज की शफलिंग कीजिए, मतलब एडजस्टमेंट कीजिए इनकी नंबर्स को नंबर्स के साथ, 10 की पावर को 10 की पावर के साथ, एंड इन दिस वे द वैल्यू विड कम 2 into 10 to the power 20 newtons. See, this is a very huge force. ये बहुत बड़ी फोर्स है, और इसी फोर्स के चलते जैसे मून के केस में हमारे पास ये वैल्यू आई है, ऐसे ही अर्थ और सन के बीच में भी आपकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। एंड दीज टू फोर्सेस आर बेसिकली सो ह्यूज दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइड्स। आपने सुना होगा कि हमारा जो सी होता है उसमें हाई टाइड और लो टाइड आता है। वाटर लेवल बढ़ जाता है काफी टाइम के लिए, फिर वाटर लेवल कम हो जाता है, ठीक है। एक जो सी में वेव्स आती हैं, दे आर अदर थिंग, वो अलग चीज होती है। टाइड्स का होना कुछ अलग होता है। तो जो टाइड्स हैं दे आर ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड दी सन। सो दिस इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है जी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशन का, ये एग्जिस्ट करता है हमारे यूनिवर्स में, यूनिवर्सल फोर्स है। और कोई भी दो बॉडीज हैं, लेट सपोज कीजिए मेरे पास एक पेन है और एक ही मोबाइल है, बॉडीज लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उनके बीच में ये फोर्स एग्जिस्ट करती है, बट दे आर नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। और इसके पीछे जो रीजन है वो क्या है कि जब ह्यूज मासेस इन्वॉल्व होते हैं तभी ये आपकी फील होती है। अगर बॉडीज बहुत छोटी हैं, बहुत कम उनका मास है, तो मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया कि जो वैल्यू आ रही है फोर्स की, अट्रैक्शन फोर्स की, वो बहुत नेग्लिजिबल आ रही है, मिनिमम आ रही है, एंड दैट कांट बी फेल्ट, ठीक है जी। सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अब मिलते हैं ब्रेक के बाद।